नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं। विगत कई कार्यक्रमों में लगातार आपने ढेर सारे जनप्रतिनिधियों के विचारों को सुना। अभी वर्तमान में हैं हम नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे सामने हैं नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमन मणि त्रिपाठी जी। यहाँ बूथ सिलेक्शन और बूथ की बैठक को संपन्न करवा रहे थे। हमारी मुलाकात हुई और तो हमने ये जानने की कोशिश की है, जानना चाहा कि विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटे हुए सारे जनप्रतिनिधियों के बीच इनकी अपनी क्या तैयारी है और जिस बैकग्राउंड से, जिस पारिवारिक बैकग्राउंड से आते हैं, उस पारिवारिक बैकग्राउंड को संभाल पाना, एक विरासत को संभाल पाना कितना मुश्किल है और एक युवा के तौर पर वर्तमान राजनीतिक दौर में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो एक युवा जब राजनीति में आता है, जब पॉलिटिकल कैरियर को चुनता है, तो उसको किन सारी चुनौतियों का सामना करना हपड़ता है। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक युवा के तौर पर राजनीति में? देखिए, गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स में आना और सबसे मिलना, सबकी समस्या सुनना, तो आपका कार्य करने का, आपकी कार्य प्रणाली दूसरी रहती है। हमें जो ये सीट है ये हमारे फादर की रही। हमारे फादर यहाँ से 4-5 बार विधायक रहे जनता के आशीर्वाद से, तो उनका कार्य करने का तरीका अलग था, हमारा कार्य करने का तरीका अलग है। अब कार्यकर्ता या क्षेत्र के लोग इतने वर्षों से एक बार नहीं रहे, 4 बार 5 बार रहे, तो सबसे जुड़ाव है, सब परिवार के ही सदस्य हैं, सब हमारे बारे में जानते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। तो उनकी कार्य प्रणाली दूसरी, हमारी कार्य प्रणाली दूसरी है। यही एक छोटी सी समस्या आई, बहुत ऐसी कोई खास समस्या नहीं आई। बाकी जनता है, जब हम क्षेत्र में आए तो जनता ने हाथों हाथ लिया और जनता खुद ही, जब आप किसी गांव में उतरेंगे तो जो भी आपके लोग होंगे, जो आपको सपोर्ट करते होंगे, आपके साथ रहते होंगे, नहीं भी तो आपको वोट देते होंगे, तो उनके मन में एक उत्साह रहता है। जब आप गाँव में जाइएगा तो उत्साहित रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी है वो किसी काम से ही उत्साहित रहते हों या काम की वजह से उत्साहित रहते हों। काम अपनी जगह है, काम हमने किया है, उसके लिए जो हमको प्रेज़ किया जाता है हमारे क्षेत्र में, हमारे फादर को प्रेज़ किया जाता है हमारे क्षेत्र में, वो अलग है। लेकिन एक निस्वार्थ भाव से यहाँ के लोग, इस नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जब हम उनके बीच जाते हैं तो उनको, वो भी उत्साहित महसूस करते हैं, हम भी उत्साहित महसूस करते हैं। और वो खुद ही फिर पूरे गांव का भ्रमण कराना, गांव की क्षेत्रीय समस्याओं से वाकिफ़ कराना कि ये काम था, आपसे पिछली बार भी कहा था, नहीं हो पाया, ये काम है जो पहली बार बता रहे हैं, इसको करा दीजिए। ऐसी समस्याएँ आती हैं, उसका निस्तारण किया जाता है। वर्तमान समय में अभी आप बूथ और इसकी बैठक कर रहे हैं। सामान्यतः जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उस तरह की व्यवस्थाएँ रखती हैं, आप इस तरह की व्यवस्था में हैं और आपके क्षेत्र की प्रमुख कौन कौन सी समस्याएं? अभी आप बैठक ले रहे थे तो कुछ ग्रामीणों की ये समस्या है कि बाढ़ से काफ़ी प्रभावित क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में महाव नदी है। महाव नदी जब हम इसको विधानसभा के पटल पर रखते हैं तो सरकार का ये जवाब आता है, रटा रटाया जवाब है कि वो बंधा सिंचाई विभाग का नहीं है या सिंचाई विभाग उस पर काम नहीं करेगा। लेकिन हर वर्ष सिंचाई विभाग का लाखों रुपया आता है, हर वर्ष सिंचाई विभाग उनके बंधों की मरम्मत करती है और जब वो टूट जाता है, बह जाता है, तो सिंचाई विभाग कह देता है ये बंधा हमारा नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो जल्दी जल्दी आनन फानन में जो लोकल व्यवस्थाएं हो पाती हैं, जैसे नरेगा हो गया या प्रधान निधि हो गई, उससे हम लोग कह करके उसको बनवाते हैं। जनता इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या वही महाव नदी है जो हर वर्ष टूटती है। जब हम पहले साल विधायक हुए थे 17 और 18 में, हमने महाव का कुछ पार्ट जंगल में पड़ता है, तो जितना पार्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है वो तो सिंचाई विभाग और नरेगा मिलजुल के साफ़ कर देता है। लेकिन जब वो नदी जंगल में एंटर होती है तो वहाँ पे पतली हो गई है, पेड़ वगैरह टूट के गिर गए हैं, जिसकी वजह से पानी बाधित होता है। तो जब फोर्स में पानी आता है तो उसको जब आगे जाने की जगह नहीं मिलती तो जगहों पे तटबंधों को तोड़ता है, जिसकी हम लोग तुरंत मरम्मत कराते। तो वही जनता का भी कहना है। और जब हम 17 में विधायक पहली बार हुए थे तो हमने हेड टू टेल इसकी सफाई कराई थी, जिसमें जंगल विभाग भी था। लेकिन कुछ सामंजस्य इस समय वन विभाग, सिंचाई विभाग, जिलाधिकारी का नहीं बन पाया, जिसकी वजह से जंगल में सफाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बंधा टूटा और काफ़ी क्षति हेक्टेयर, मतलब गांव के गांव जलमग्न हो गए, डूब गए, फसलों का नुकसान हुआ। अब हमारा क्षेत्र, हमारा देश किसान प्रधान देश है, हमारा प्रदेश किसान प्रधान देश है और हमारी विधानसभा किसान प्रधान विधानसभा है। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे खेती और किसानी करके ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं और जब उनकी फसल डूब जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो
बहुत बड़ा संकट एक किसान के सामने आ जाता है। अब उसने तो कर्ज भी लिया है ये सोच करके कि मेरी जब फसल बिकेगी तो मैं उस कर्ज को चुका दूंगा, या घर भी बनवाना है, लिंटर करवाना है, जो भी काम करना है, अगर मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भी डलवाना है तो जो फसल बिकेगी उसके पैसे से ही उनको करना है। अब फसल नष्ट हो गई तो उनके सामने तो ऐसी स्थिति आ गई कि वो कई किसान इसी वजह से आत्मदाह करते हैं। तो ऐसा ना हो, वो आत्मदाह के लिए प्रेरित ना हो, उनको मुआवजा मिल जाए सरकार द्वारा। हमने इसके लिए अभी बात की उनसे, राहत आयुक्त महोदय से, उन्होंने कहा और लेखपाल जगह जगह मुआवजा बना भी रहे हैं, लेकिन मुआवजे की राशि वो राशि नहीं होती है जितना उनको लाभ होना होता है। इससे घर का खर्च चल जाएगा, आगे की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ये दिक्कतें होती हैं और इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि महाव नदी हेड टू टेल साफ़ हो जाए और तटबंध पक्के हो जाए। पक्के हो जाने से फिर वो कभी टूटेंगे नहीं। किसी राजनीतिक पार्टी के विधायक से ये पूछना बड़ा मुश्किल होता है कि 4 साल का वर्तमान सरकार का कार्यकाल कैसा रहा। आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आपसे ये निस्वार्थ भाव से पूछा जा सकता है कि आप विगत 4 साल के योगी जी के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? इस सरकार है, सरकार का अपना काम करने का एक तरीका होता है। उसमें हर सरकारें, अब जो भी सरकार आएगी रोड बनाएगी बनाएगी, जो भी सरकार आएगी जल की व्यवस्था करेगी करेगी, चाहे जल निकासी की व्यवस्था हो, चाहे पानी पिलाने की व्यवस्था हो, चाहे ट्यूबवेल की व्यवस्था हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, हर सरकार उसके प्रति कुछ ना कुछ करती है और विधानसभा में बैठ करके उसके प्रति बजट पास होता है। सरकार की कुछ विशेष योजनाएँ होती हैं, जैसे किसी गाँव को आच्छादित कराना या कुछ। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले मतलब इस 5 साल में ऐसी कोई योजना नहीं आई जिससे एक खास ग्राम सभा, जैसे मायावती जी के शासन में अम्बेडकर गांव था, मुलायम सिंह जी के शासन में लोहिया गांव था, इस सरकार में ऐसी कोई वो नहीं आई। नहीं तो हर साल हर विधायक को 10 गांव मिल जाते थे, तो उससे 5 साल में 50 गांव, अगर 50 गांव में गली गली नाली बन जाए, गली गली आरसीसी हो जाए, पक्के मकान लोगों को मिल जाए, उससे आसान होता था। आदर्श ग्राम योजना सांसदों के लिए थी और कुछ जगह विधानसभाओं में विधायकों ने भी गाँव को गोद लिया और उनके विकास की बात की, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई विकास नहीं संभव है। नहीं संभव। आप ये देखिए ना कि सांसद आदर्श गांव यहीं पे बगल में ही है, जो हमारे सांसद जी में है समराना, आप जाके देख लीजिए वहाँ की स्थिति क्या है। तो उसमें ऐसा अलग से कोई बजट का व्यवस्था नहीं किया गया कि अगर सांसद को एक आदर्श गांव दे दिया या सांसद ने कह दिया कि ये मेरा आदर्श गांव रहेगा, तो उसमें अलग से 50 लाख 1 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था नहीं की गई। जो लोकल व्यवस्थाएं चल रही हैं, अब जैसे PWD का हर वर्ष इस जनपद में 2 खंड हैं, निर्माण खंड, प्रांतीय खंड, कुछ पैसा आना है, तो उसमें प्राथमिकता दे दी गई कि हाँ चलिए इसको सड़क बना दिया जाएगा। जब बिजली लगेगी तो बिजली की प्राथमिकता दे दी जाएगी, यहाँ पहले सांसद आदर्श को गांव में कर दिया जाए, या ऐसी जो भी चीज़ें। ऐसा लोहिया गांव की तरह करके ऐसा नहीं हो गया कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए दे दिया गया जिससे काम हो गया। तो सांसद जी को हर वर्ष अपने विधायक निधि से, सांसद निधि से कुछ 10-20 लाख 30 लाख रुपए देने होते थे। वो जब से कोरोना है तब से सांसद निधि नहीं है, तो कहाँ से जाएगा? ये समस्याएँ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की बहुत सारी अति महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं दिखती हैं। जैसे एक योजना जिसका नाम उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और युवा कल्याण रोजगार मिशन, ये 2 योजनाएं अगर देखा जाए तो कागजों में तो ये प्रधानमंत्री जी की योजना है। कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री जी की योजना है। इसको उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन भी चलते, UPSDM। वही बता रहा हूँ आपको कि आपके BADP का पैसा, PADP का पैसा सेंटर है आपके मैं वही बता रहा हूँ आपको। BADP का पैसा आता है, हर वर्ष आता है। BADP मतलब बॉर्डर डेवलपमेंट का पैसा आता है। जो भी किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे नेपाल, पाकिस्तान, उन जनपदों को और उन विधानसभाओं को, उन विकास खंडों को पैसा मिलता है। 80 लाख रुपए हर वर्ष आता था हमारे यहाँ। मैंने एक बार जांच करनी चाहिए, तो जांच किया भाई सेंटर कहाँ कहाँ चल रहे हैं, तो इसमें अधिकारियों को बंदर बांट मिला। वो पूरा पैसा ठेकेदार और अधिकारी मिलकर 80-80 लाख रुपए हर वर्ष खा गए। तो इसकी शिकायत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से की, एक पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने लिखा। तो उसमें फिर बाद में ये हुआ कि BADP का पैसा उसको नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी आप देखिए जो मिशन आप कह रहे हैं यूपी स्टेट मिशन बना हुआ है, तो वो कुछ नहीं है और आपको 500 रुपये दे दिया एक व्यक्ति को, उसको विकसित नहीं किया। 500 रुपये दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि कोई पूछेगा तो बता देना मुझे इस बारे में शिक्षा दी गई है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। वो केवल बंदर बाट हुआ कि 500 रुपये दे दिया गया और सर्टिफिकेट दे दिया कि कोई पूछेगा। आप उससे कहिए कि तुमको क्या शिक्षा का लाभ मिला। अगर तुमको कोई शिक्षा मिली, जैसे तुमको सिलाई कढ़ाई की शिक्षा मिल गई या तुम्हें मिस्त्री की शिक्षा मिल गई, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, या उससे किसी को रोज़गार अर्जित हुआ, तो आप उस पर जब आइए कि उससे कौशल विकास से कितने लोगों को रोज़गार अर्जित हुआ, तो एक भी आदमी नहीं दिखाई देगा आपको। अगर आपने अरबों रुपए खर्च किए उसके पीछे और 2 आदमी दिखा दें तो मैं उसको उदाहरण नहीं मानता।
इसके पहले का चुनाव आपने समाजवादी पार्टी के रूप में लड़ा और इसके बाद आप इंडिपेंडेंट हैं। आने वाला चुनाव कैसे लड़ना आप पसंद करें? देखिए, हमारा दल तो ये जनता है। जनता ने जब हमको निर्दल जिता दिया तो अब ये जनता को तय करना है कि हमको किसी दल की आवश्यकता है या जनता फिर इंडिपेंडेंट जिताएगी। अगर जनता या हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारी बूथ कमेटी के सदस्य, अध्यक्ष ये कहेंगे कि नहीं दल की आवश्यकता है तो हम ज़रूर किसी दल का हाथ थामेंगे। और आप जनता कहेगी कि नहीं आप इंडिपेंडेंट लड़िए और हम लोग सब लोग जब वोट जनता को देना है तो जनता तय करे कि दल की ज़रूरत है या नहीं। मैं क्यों तय करूँ? अगर मुझे तय करना होगा तो वो दल जो हमारे विधानसभा को प्राथमिकता देगा, वो दल जो सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास रखता होगा, विकास में विश्वास रखता होगा, हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो हमारे क्षेत्र में हमारे साथियों का विकास, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा जो हमने उनसे वादा किया है उसको पूरा करें। कुछ समय से ये भी रूमर चल रहे हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र में भी आप अपना तैयारी कर रहे हैं, जैसे फरेला से। अरे हम क्यों तैयारी करेंगे? ये जनता है, इनके पास इनका अपार प्यार है। इस क्षेत्र में काम करते मुझे 15 साल हो गए। 2007 में जब हमारे फादर जीते थे तो वो जेल में थे, तब से मैं इस क्षेत्र में हूँ। 2012 में चुनाव लड़ा, हार गया, 5 साल वो रहा, 5 साल फिर विधायक हुए हो गया, 15 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ। मैं क्यों इतने लोगों के प्यार को छोड़ करके किसी और विधानसभा में जाके नया प्यार खोजूँगा? जनता का प्यार है, आशीर्वाद है। मैं एक एक व्यक्ति को पहचानता हूँ, एक एक व्यक्ति मुझे पहचानता है। मैं किसी चौराहे पर खड़े हो जाऊँ तो 10 आदमियों को नाम से बुला दूंगा। किसी चौराहे पर खड़ा हो जाऊँ तो 10 आदमी मुझे पहचान रहे हैं कि ये अमनमणि त्रिपाठी है, तो मैं छोड़ करके ऐसी जगह जाऊँ कि चौराहे पर खड़ा हूँ, पता है कोई मुझे पहचानने कोई नहीं तैयार है। आखिरी सवाल आपसे कि अगर एक युवा पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाह रहा है तो उसके लिए क्या सुझाव होगा? जो वो वादा करे उसको पूरा करे। जो भी वादा हमारे प्रति किसी व्यक्ति का विश्वास क्यों रहेगा, जो हमने उनसे कहा वो पूरा कर दिया। अगर वो विश्वास हम उसका जीत लेते हैं तो वो हमारी मदद करेगा और हम उनकी रक्षा कर सकेंगे और वो हमको इतना ताकतवर बनाएगा कि हम उनकी रक्षा कर सकें। नहीं तो हम चाह के भी उनकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद अगले 5 साल की क्या योजना है? मैंने अभी जैसे क्या कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो। हमारे क्षेत्र के बहुत से नौजवान, कोई दिल्ली कमा रहा है, कोई पंजाब कमा रहा है, कोई हरियाणा कमा रहा है, कोई बम्बई कमा रहा है, कोई तमिलनाडु में जाकर कमा रहा है। और अभी जब ये कोरोना का वेव आया और लॉकडाउन शुरू हुआ तो क्या सांसत हुई लोगों की सबको पता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक औद्योगिक विकास होना चाहिए जिससे हमारे क्षेत्र में ही हमारे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले। वो दिन भर फैक्ट्रियों में मेहनत करें और जाकर के अपने घर पे आराम से रहें, खाएं, पिए, सोएं। तो ये थे हमारे साथ अमनमणि त्रिपाठी जी, इन्होंने हमसे बात की, समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जुड़े रहें जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के साथ। इस तरह के ढेर सारे इवेंट के लिए, ढेर सारे कार्यक्रमों के लिए ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से हम राय लेते रहेंगे। नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं, नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के आने वाले विधानसभा चुनाव के प्रति आपका क्या विचार है, इससे आप हमें अवगत करवाएं। आपका इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।